अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन्स की ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन के बारे में और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ नोट्स को भी बनाते चलिएगा, पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा ताकि जब आप रिविज़न करें तो आपको आसानी क्रिएट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वीडियो कुछ दिन के बाद आया है, थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह जो है सारी वीडियोस रेगुलरली रहेंगी और ये कोशिश रहेगी कि अक्टूबर तक जाते जाते सारे सिलेबस को, यानी 12th क्लास के भी कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, उनको भी कवर कर देंगे और 11th का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सब ने सुना ही होगा कि 26-27 सेशन में CBSE ने जो है सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए हैं हर क्लास में, तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोग फिर और आगे की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको स्टडी करनी है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वैसे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें कोई एक ग्रुप जो है वो किसी दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। ठीक, जैसे हमारी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन वगैरह का, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जनरली क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एग्जांपल जो बहुत फेमस है वो हैलोजिनेशन है, यही हमारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। हैलोजिनेशन में क्या होता है, हैलोजिनेशन में हमारा हैलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डायटोमिक फॉर्म में ये रिप्लेस करते हैं किसी एल्केन के हाइड्रोजन को। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ जो कंडीशन होती है ना वो पेरोक्साइड के फॉर्म में ये डिस्प्लेसमेंट होता है या सब्स्टिट्यूशन होता है, या हम कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल, पेरोक्साइड नहीं, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जैसे हम एक जनरल रिएक्शन लिखें RH, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन को। ठीक है, अगर हम इसका हैलोजन से रिएक्शन कराएं, ध्यान दीजिएगा यहाँ देने वाली कंडीशन ये है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में, HNu का मतलब फोटोन और फोटोन का मतलब सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में और टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा 520 से लेकर 670 केल्विन के आसपास अगर टेम्परेचर हम रखते हैं तो हैलोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो ये बन जाता है RH और बाई प्रोडक्ट इसका मिलता है HX। इस रिएक्शन को हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। क्यों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो है वो 5 कंडीशंस में होता है, जिसमें हमने ट्रिक पढ़ी थी HEL-PR, यानी कि हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सनलाइट हो, पेरोक्साइड हो या ऑलरेडी रेडिकल हो। तो इनमें से 2 कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। टेम्परेचर हाई है काफ़ी, 520 केल्विन से लेकर 670 केल्विन तक है और सनलाइट प्रेजेंस है, तो यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब बारी आती अगर यही चीज़ Cl2 ले ली जाए, X2 की जगह अगर हम Cl2 ले लें तो इसी रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन बोलेंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर हम X2 की जगह Cl2 ले लें तो वहाँ क्या बनेगा, क्लोरीनेशन। इसी तरह अगर हम Br2 ले लेते हैं तो यहाँ पर बन जाता है ब्रोमिनेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम I2 ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आयोडीनेशन मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में अगर हम क्या ले लेते हैं, F ले लेते हैं या F2 ले लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरीनेशन। तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नियरली सेम टेक्निक फॉलो करते हैं, नियरली सेम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आयोडीनेशन में मैकेनिज्म चेंज होता है। आइए थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आगे चल के जब आप हैलोजिनेशन वगैरह पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होते हैं ना वो मोस्टली रिपीटेड रहते हैं, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। ये सारे रिएक्शंस जो हैं आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले टॉपिक्स में कहीं ना कहीं रिपीट होते रहेंगे, तो उसको आगे क्लियर रहेगा, तो पहले से आप जानते रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, और यहाँ पर होता क्या है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया CH4, अगर हमने इसका Cl2 से रिएक्शन कराया, हम यहाँ सिंपली ले लेते हैं HNu मतलब सनलाइट, टेम्परेचर ले लेते हैं 520 केल्विन। अच्छा, हम डेल्टा दिखा देते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Cl और HCl, ये हो गया हमारा क्लोरीनेशन। सिमिलरली अगर हम CH4 को Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, HNu ले लेते हैं, हाई टेम्परेचर है 520 केल्विन के आसपास और ऊपर ही होगा, तो ये बन जाएगा CH3Br और HBr, ये हो जाता है हमारा ब्रोमिनेशन।
अब लेकिन अगर हमारे पास CH4 है और हम आयोडीन से इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेम कंडीशंस, हाई टेम्परेचर 520 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि CH3I बनना चाहिए था और HI बनना चाहिए था। ये बिल्कुल बनता है, सही बात है, ये बनता है, लेकिन HI जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये क्या चीज़ है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन जो है ना बैकवर्ड चला जाता है, यानी वापस चला जाता है। वापस जाने का मतलब ये हुआ कि वापस से मीथेन और आयोडीन बन जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग इस रिएक्शन को ऐसे नहीं करा सकते, ठीक है। वहाँ पर हमको कोई दूसरी चीज़ लेनी होगी। दूसरी चीज़ क्या लेनी होगी आप सब खुद ही जानते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जा रहा है, तो उसको रोकना है। तो इस रिएक्शन में हमको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए होगा। तो जैसे कि हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या चीज़ है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन को वापस जाने से रोक देंगे। तो इसका एक अलग मैकेनिज्म फॉलो होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं होता है, हमको बस जानना है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का जो फ्लोरीनेशन होता है ना सर, वो डायरेक्टली नहीं हो सकता। मतलब डायरेक्टली ना होने का मतलब कि हम फ्लोरीन लिए मीथेन में मिला दिया, ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन हाईली वायलेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो जो अपैरेटस वगैरह वो सब टूट सकते हैं और भी तमाम रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि अनयूजुअल होंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग फ्लोरीनेशन को अगर कराना है ना, तो हम लोग सिंपली हेलोजन एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करते हैं। हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब जैसे मान लिया हमने लिया CH3 CH2Cl, इसको हम बोलते हैं क्लोरोइथेन। हम इसका रिएक्शन करा देंगे मर्क्यूरिक फ्लोराइड से Hg2F2 से। अब यहाँ होगा क्या, ये क्लोरीन जो है डिस्प्लेस कर देगी फ्लोरीन को और फ्लोरीन डिस्प्लेस कर देगी क्लोरीन को। तो हमको जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो मिलता है CH3 CH2F और Hg2Cl2। बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ 2 कर लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको मिल गया फ्लोरोइथेन, तो ये रिएक्शन हमारा कहलाएगा फ्लोरीनेशन, ठीक है। फ्लोरीनेशन हम डायरेक्ट नहीं करा सकते, इसका आपको ध्यान देना है। फ्लोरीनेशन अगर हम डायरेक्ट कराएंगे तो रिएक्शन वायलेंट हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें से एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से अपैरेटस वगैरह टूट सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है, ये सारी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये 4 तरह के हमको हेलोजिनेशन देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी एक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना चाहें तो यहाँ पर हमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता हुआ दिखाई देगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हमको पढ़ना है दूसरा जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है इसकी नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन, जैसे कोई भी चीज़ आगे नाइट्रेशन है ना, तो नाइट्रेशन का मतलब जानते हैं क्या हुआ? नाइट्रेशन का मतलब हुआ NO2 ग्रुप का ऐड हो जाना, नाइट्रो ग्रुप का ऐड हो जाना, ठीक। दोज रिएक्शन इन विच NO2 ग्रुप इज ऐड इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम होगा वो रिप्लेस होगा किससे? NO2 से। जैसे एक जनरल एल्केन हम लेते हैं RH, ये हमारा एक एल्केन हो गया, ठीक है। NO2 किस में प्रेजेंट मिलता है हमको? नाइट्रिक एसिड में मिलता है, तो हम HNO3 ले लेते हैं। HNO3 को हम अगर इससे रिएक्शन कराएंगे एल्केन से, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहा है किससे? NO2 से, और हमको बाई प्रोडक्ट मिल जाता है RNO2 और वाटर, ठीक है। ये जो बना है इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रो एल्केन। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो हमारे पास जनरल एल्केन से नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नाइट्रो एल्केन, ठीक है। कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है ना, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान दीजिएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ही फॉलो होता है, ठीक है। इसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि जो नाइट्रिक एसिड होती है वो टूट जाती है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं उसको हम, हालांकि शायद बुक में आपके मेंशन ना किया हो, लेकिन आइए उसको समझ ही लेते हैं। होता क्या, जो हमारा NO2 है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड को OHNO2 डिस्प्ले अलग करके दिखाने के लिए खाली। तो 423 केल्विन के आसपास ना ये जो है टूट जाता है किसमें? OH फ्री रेडिकल में और NO2 फ्री रेडिकल में, ठीक है। इसके बाद फिर एल्केन के मॉलिक्यूल से NO2 फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है। अब आपको पता है ऑलरेडी फ्री रेडिकल है, तो फिर से फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, NO2 फ्री रेडिकल से रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि
ये होता है रिएक्शन हमारा OH फ्री रेडिकल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, R फ्री रेडिकल यानी एल्काइल फ्री रेडिकल और वाटर बन गया। अब ये एल्काइल फ्री रेडिकल जो है ये NO2 फ्री रेडिकल के साथ एडिशन कर लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RNO2। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म ये रिएक्शन फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका कोई जनरल एग्जांपल लेना चाहें, अभी जनरल रिएक्शन है तो आप इससे 75 एग्जांपल बना सकते हैं अपने मन से। कोई भी एल्केन ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH3, इसका नाम बताइए। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। हम सब ने नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। नॉमेनक्लेचर के ऊपर अच्छी खासी वीडियोस बनी हुई हैं, हर एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया गया है, कैसे सबका नाम लिखा जाता है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब इसका रिएक्शन हमने कराया नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वहाँ से निकल लेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 NO2 और साथ में वाटर, ठीक है। ये होता है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन जहाँ पर NO2 ऐड हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली एल्केन जो है तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। उनको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, अब जैसे नाइट्रेशन में NO2 ऐड हुआ तो सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। SO3H ग्रुप ऐड करने के लिए हमको थोड़ा सा लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसमें हमको कई सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एल्केन है तो हम एक जनरल एल्केन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं RH। ये हो गया हमारा एक एल्केन। इसका हम रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, H2SO4 से। किसके प्रेजेंस में, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। हीट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, देखिए बुक्स वगैरह में 670 केल्विन के ऊपर दिया रहता है टेम्परेचर, ठीक है। इसके ऊपर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिल जाता है SO3H ऐड हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन, और वहाँ से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ से OH निकलता है और इसमें से तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल लिया हुआ है ना, वो किसका लिया हुआ है, हेक्सेन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हेक्सेन का एग्जाम्पल लिया तो हम हेक्सेन के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो CH3 CH2 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 और CH3, ये हो गया हमारा हेक्सेन, ठीक है। हमने इसका रिएक्शन कराया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में टेम्परेचर हम ले जाएंगे लगभग 675 केल्विन के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2 बहुत ढेर सारे CH2 लिखने पड़ेंगे ध्यान से, 6 CH2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 6 नहीं 5 और एक CH3 रहेगा, तो 5 ये, और यहाँ पर आखिरी में लग गया SO3H प्लस वाटर, इसका बाई प्रोडक्ट है। अगर आप इसको हम बोल रहे हैं हेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि हमने इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है ऑलरेडी। SO3H को हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ये एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 और 6 करके इस तरह से हम लोग लिखा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ब्रांच्ड कंपाउंड है जिसमें ब्रांचेज हो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास आ जाता है CH3 CH CH3 और CH3, इसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है और 3 कार्बन है मेन चेन में, इसलिए प्रोपेन। अगर हम इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, ठीक, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस लेंगे, वही 670 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर रखना है, तो हमको क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेन CH3, इस तरह से CH3, और यहाँ पर लग जाएगा SO3H और बाई प्रोडक्ट आ जाएगा वाटर। ये क्या बन गया हमारा, ये बन जाता है हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। कैसे नाम पड़ा हम सब जानते हैं, यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2 3, इसको प्रायोरिटी देंगे। 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड, बाद में लिखा आएगा, नॉन टर्मिनल है इसलिए हम गिनती वहीं से शुरू करते हैं एक किनारे से, और इस तरह से नाम हो जाएगा। तो ये था हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन, जहाँ हमने पढ़ा कि इस रिएक्शन में SO3H ग्रुप को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, SO3H को ऐड कर रहे हैं। नाइट्रेशन में हम ऐड कर रहे थे NO2 को, हेलोजिनेशन में हम X2 को ऐड कर रहे थे। इस तरह से चलता है हमारा रिएक्शन। अब बारी आती है इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। 4th केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एल्केन की, वो होती है ऑक्सीडेशन होना।
ऑक्सीडेशन होने का मतलब हम सबको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लीजिए या अब हम सब क्योंकि 11th क्लास पढ़ रहे हैं तो हम सबको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा जहाँ पर वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल सा। तो यहाँ पर ना हमको ऑक्सीडेशन जो है कई तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम कंबशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक जगह जहाँ पे कंप्लीट होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंबशन, और एक जगह होता है इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन होने का मतलब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कंप्लीट कंबशन होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ CO2 प्रोड्यूस होती है, यहाँ CO प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो इसके लिए कुछ एक जनरल रिएक्शन हमारी NCERT बुक में लिखा हुआ है, सिंपल सा है। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, इसको हम रिएक्शन कराएंगे 3n+1/2 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, n नंबर ऑफ CO2 बनेगा और n+1 नंबर ऑफ H2O बनेगा। ये n पे 1 से लेके कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 जो भी आप चाहें रख सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए CH4 हुआ, हमने इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो बनता है CO2 और H2O। और यहाँ पर हीट और लाइट भी निकलती है, वो हम सबको जनरली पता ही रहता है। हीट एंड लाइट से हमको मतलब नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसमें होता है। यही अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या हुआ, जैसे हमने मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इनकम्प्लीट कंबशन में ना ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड रहती है। तो जब लिमिटेड सप्लाई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप बनाएंगे तो हमको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा 4H2। उसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 3। ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रहेगी तो मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम एक्सेस में रहेगी तो कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, या कह लीजिए तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है, 5 नंबर पे जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की तो सर आपको पता होना चाहिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना। जैसे कैसे कैटलिस्ट, जैसे मान लीजिए KMnO4 हो गया, मोलिब्डेनम की ऑक्साइड हो गई, सिल्वर की ऑक्साइड हो गई, कोई अलग अलग कैटलिस्ट की उसमें रिएक्शन कराना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्यों ये डिफरेंस है, देखिए नॉर्मल ऑक्सीडेशन में हम कंट्रोल नहीं कर सकते कितना मीथेन गैस बर्न होगी, कितना नहीं बर्न होगी, या क्या प्रोडक्ट बनेगा, सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड वे में कराएं तो हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यानी एल्केन से ही हम चाहें तो अल्कोहल निकाल सकते हैं, एल्डिहाइड निकाल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसका तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने लिया मीथेन CH4 एक मीथेन, ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करा, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इसको पास करेंगे कॉपर के ट्यूब से, जो कि हीट किया होना चाहिए लगभग 573 केल्विन, मतलब रेड हॉट होना चाहिए। और सुनिए इसके साथ 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन एक फिक्स कंडीशन हो गई। एक्सट्रीम भले है, पाना अचीव करना मुश्किल है, हो जाती है, लेकिन फिक्स कंडीशन है। कंट्रोल्ड वे में कराएंगे तो मीथेन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी मीथेनॉल में, बन जाता है CH3OH, ठीक है। इसको बैलेंस ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। तो मीथेन से हम कहाँ चले गए, मीथेन से हम चले गए मीथेनॉल में, तो यानी हम एल्केन से एल्कोहल बना लिए, ठीक है। कैसे कराया हमने, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के उसमें कराया। इसी तरह अगर हम मान लीजिए मीथेन है, मीथेन का हम ऑक्सीजन से अगेन रिएक्शन करा रहे हैं, इस बार हम ले रहे हैं हैवी मेटल की ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। खूब तेज़ हीट करेंगे और प्रेशर बहुत हाई करेंगे। जब हाई प्रेशर पे ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCHO में, और बाई प्रोडक्ट इसका वाटर। अगेन ध्यान दीजिए ये मीथेन था, मीथेन से कन्वर्ट हो गए हम किस में, मीथेनल में, ठीक है, मीथेनल में। ये एल्डिहाइड बन गया, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम। ये बन गया हमारा मीथेनल, पहले मीथेनॉल बना था, अब मीथेनल बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल लें तो जो हायर एल्केन्स होते हैं, जो बड़े बड़े एल्केन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनको अगर हम ले लें हायर एल्केन्स में, तो हायर एल्केन्स को अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं
तो उनकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है सिल्वर की ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। सुपर हीट, खूब ज़्यादा हीट कर, सुपर हीट नहीं सॉरी, खूब ज़्यादा हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक। और बाई प्रोडक्ट होता है इसका वाटर। इसको बैलेंस आउट कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मसल मेमोरी में बैलेंसिंग याद हो गई है इसलिए फटाफट नंबर्स आ जाते हैं। तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करने का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करना होता है ज़्यादातर हमको रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, एल्केन जो है हायर एल्केन, बेसिकली हायर एल्केन का मतलब ऐसे एल्केन जिसमें कार्बन्स बहुत ज़्यादा हो, वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम चाहें तो कंट्रोल्ड वे में डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में हम लोग कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एल्केन जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोमेराइजेशन। ये हमारी 6th केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या होता है, आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर बनना, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जहाँ पर एल्केन अपना आइसोमर चेंज कर लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने लिया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। हमने रिएक्शन कराया AlCl3 और HCl साथ में और 573 केल्विन पर हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन में। ब्यूटेन से ये चलेगा किस में, 2 मिथाइल प्रोपेन में, ठीक है। ब्यूटेन से हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, 2 मिथाइल प्रोपेन में। कोई और अलग से एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली हमने, कुछ नहीं लिया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने आइसोमर चेंज कर दिया। इस रिएक्शन को हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे रिएक्शंस जो है ना लगभग 35 atm प्रेशर पे किए जाते हैं, ठीक। ये डेटा लिखा हुआ है आपकी बुक में, 35 atm प्रेशर पे ये होता है।